नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आप NIS के जो बच्चे हैं, NIS क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके सामाजिक विज्ञान विषय पर जो उनका पेपर है 15 अप्रैल को, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मॉडल टेस्ट पेपर है उस मॉडल टेस्ट पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर से रिपीट होते हैं। तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, तो इसीलिए सभी बच्चे वीडियो को जो है पूरा देखेंगे। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी जो है ये बताइए कि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा आप बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया है प्यारे बच्चों 3 घंटे का है और 100 नंबर का आपका पेपर है। ये सब हमें डायरेक्शंस दी गई हैं, ठीक है। तो हम सीधे अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। तो पहले प्रश्न में जैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जल निकायों को दूषित नहीं करता है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा गया है कौन नहीं करता है, तो उसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का पुनर्चक्रण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सेकंड है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ने निम्न में से किस वर्ष ट्रिपल अलायंस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1882, 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने जो है ट्रिपल अलायंस पे हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर थर्ड, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्षीय आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एक एक नंबर के हैं। आगे हैं प्रश्न नंबर 4, अंग्रेज़ों का प्रारंभ में भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों इसका जो उद्देश्य था अंग्रेज़ों का वो था व्यापार करना। ये केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे, परंतु जैसे इन्होंने भारत के हालातों को देखा तो इनका उद्देश्य जो है व्यापार से साम्राज्यवाद जो है वो बदल जाता है, ठीक है। तो जो व्यापार करने आए थे ये अपने साम्राज्यवाद नीति को उसको विस्तार देने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ है और इसे 1688 में कहाँ हुई थी। तो बेटा इसे हम इंग्लिश में ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति को ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता है और ये कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है। कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है, ठीक है। इसी क्रांति के माध्यम से जो कहते हैं निरंकुशवाद जो होता है, जो राजशाही तंत्र होता है उसको ख़त्म कर कर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इस ग्लोरियस क्रांति का इंग्लैंड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। तो इसके आंसर को भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साल वर्ष 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी और दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है क्योंकि बिना खून बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी और इससे क्या हुआ, इससे इंग्लैंड में एक संवैधानिक जो है वो राजतंत्र की स्थापना होती है। एक संवैधानिक राजतंत्र की इस क्रांति के माध्यम से स्थापना होती है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में, निर्वाह और वाणिज्य खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके उत्तर को, चलते हैं इसके उत्तर पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये निर्वाह खेती का है। निर्वाह क्या होता है, निर्वाह होता है वह खेती जिसमें भारत के अधिकांश किसान करते हैं। यह खेती किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। इसमें खाद्य फसलें जो है उगाई जाती है, मतलब वो खेती जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। वाणिज्य खेती किसे कहते हैं, वाणिज्य खेती में उत्पादन का अधिकतर भाग धनराशि प्राप्त करने के लिए बाजार में बेचा जाता है। इसमें किसान नकदी फसल उगाते हैं, ठीक है। तो वाणिज्य खेती का जो करते हैं किसान वो इसलिए करते हैं ताकि वो बाजार में फसलों को बेचकर उससे पैसा कमा सके, ठीक है। तो जैसे नकदी फसलों में क्या है, जैसे जूट हो गया है, ये जूट नकदी फसल है, कपास हो गया है, ये नकदी फसल होती है, ठीक है। इनको बाजार में बेचा जाता है। और अगर हम खाद्य फसलों की बात करते हैं तो गेहूँ हो गया, ठीक है,
अगर हम खाद्य फसल की बात करते हैं तो खाद्य फसल में क्या है, गेहूँ हो गया है, चावल हो गया है, ठीक है। तो वो फसलें जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उगाता है वो नकदी फसल निर्वाह फसल कहलाती है। और वो फसल जो किसान बाज़ार में बेचकर धन कमाता है वो वाणिज्य खेती कहलाती है, ठीक है। और इसमें वाणिज्य खेती में नकदी फसलें उगाई जाती है, ठीक है, और निर्वाह खेती में खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न हमसे पूछा गया है, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के बीच में उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण की तो प्रत्यक्ष उदाहरण किसका है, प्रत्यक्ष जो है चुनाव की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और क्या जाएगा, और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो क्या होते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। और अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होंगे, वो राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इनके जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में लोग अपना मतदान करते हैं, हम जाके सीधा वोट करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में हमने जिनको वोट किया है, जिनको हमने जितवाया है वो वोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं और ये हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जो है हम लोग सीधे जाकर वोट करते हैं, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति आगे वोट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है हमसे प्रश्न नंबर 8 में, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल 1927 में साइमन कमीशन जो है बना था, परंतु ये कब आता है भारत आता है साल 1928 में, ठीक है। फरवरी साल 1928 में भारत में आता है, क्योंकि साइमन कमीशन में कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और जो 7 के 7 सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं, ये अंग्रेज़ होते हैं, ठीक है। ये 7 के 7 सदस्य जो है ये अंग्रेज़ होते हैं, जो भारत में संवैधानिक सुधारों को संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा लेकर भारत में आते हैं, परंतु 7 के 7 सदस्य जो है अंग्रेज़ होते हैं, जिसकी वजह से भारतीय लोग जो है इसका बहिष्कार करते हैं कि इसमें 7 के 7 सदस्य जो हैं वो अंग्रेज़ है, इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, इसीलिए इसका विरोध किया जाता है। और बड़े पैमाने पर इस साइमन कमीशन का जो है विरोध किया जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे, ठीक है बच्चों। तो साइमन कमीशन का जो बड़े स्तर पर विरोध किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत कहता है अशोक के अनुसार धर्म से क्या तात्पर्य है, और किन्हीं 4 स्थानों का नाम लिखे जहाँ से उसके शिलालेख पाए गए हैं। देखिए अगर हम अशोक के धर्म की बात करते हैं तो अशोक ने धर्म को जो है एक नाम दिया है जिसको हम कहते हैं धम, ठीक है। धम जो है ये अशोक के द्वारा दिया गया धर्म का ही एक नाम होता है, जिसमें अशोक क्या कहता है, बड़ों का आदर करना, ठीक है। आगे अशोक बात करता है सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। नेक्स्ट अशोक कहता है ब्राह्मणों का सत्कार करना, ठीक है। और आगे कहता है अशोक जानवरों के प्रति दया रखना, जानवरों व दास जो गुलाम होते हैं उनके प्रति दया भाव रखना, ठीक है। तो ये सभी बातें जो हैं अशोक के धम में आती है, और धम जो है वो धर्म का ही एक नाम है, ठीक है। धम से ही जो है वो धर्म शब्द निकला है। तो अशोक ने अपने धर्म का प्रचार जो है बहुत बड़े पैमाने पर किया। तो जानवरों और दासों पर दया करना, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सत्कार करना, ये अशोक के धर्म से जुड़ी हुई बातें थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके शिलालेखों की कि अशोक के जो शिलालेख है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो अशोक के शिलालेख जो है भारत में जैसे सांची, सारनाथ,
अमरावती, ठीक है, सांची, सारनाथ, अमरावती, ये वो जगह है जहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। और उसकी शिलालेख पर ये सभी बातें जो अभी मैंने इस प्रश्न में आपको बताई, ये सभी बातें अशोक ने अपने अधिकारियों के माध्यम से उस पर गुदवाई थी शिलालेखों पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 10 और कहता है इसमें प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके जांच करनी है हमें और ये हमारा 4 नंबर का है। तो देखते हैं इसके आंसर को, देखते हैं बेटा, चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच है। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया का सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं को देखा गया। जो पहला विश्व युद्ध था प्यारे बच्चों, आपको पता है साल 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था और इस समय हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज था। तो ये विश्व युद्ध जो था इतना विनाशकारी था, इतना भयावह था, ठीक है, कि इसने बहुत से लोगों को जो है अपने काल में कहते हैं मृत्यु में निगल लिया। तो ये प्रथम विश्व में बहुत से लोगों की जान गई, बहुत सी संपत्तियों का, जन का, बहुत सी जो है जान का जो है नुकसान हुआ। ठीक है, इस युद्ध की वजह से निर्दोष नागरिक जो है वो काफ़ी संख्या में जो है अपनी जीवन से हाथ धो पड़ते हैं। लाखों के लाखों नागरिक जो है मारे जाते हैं। यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था लगातार, क्योंकि ये वॉर जो है, ये लड़ाई जो है लगातार 4 साल तक चली, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी यूरोप की वो क्या हो गई, वो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अगर लगातार लड़ाई करता है तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, वो अर्थव्यवस्था टूट जाती है। तो इस लगातार लड़ाई की वजह से जो है अर्थव्यवस्था क्या हुई, टूट गई। ठीक है, और यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी फैल गई। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 11, जिसमें पूछा गया इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमसे 4 नंबर में पूछा गया है। तो चलते हैं इसके उत्तर पे हम लोग। तो यहाँ देखिए इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में हमसे बात की गई है। तो पहला क्या है, इस्लाम शब्द का अर्थ धर्म की अधीनता और पालन तथा अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण है। तो इस्लाम जो है, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को जो है विस्तार करने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, जो हज़रत पैगंबर थे वो इस्लाम में जो ये शिक्षाएं होती हैं इस्लाम की, उनका जो है वो दूसरों तक फैलाते हैं। ठीक है, पैगंबर साहब फैलाते हैं। तो इस्लाम शब्द में क्या होता है, इस्लाम का मतलब होता है अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर देना ईश्वर को। इस्लाम शब्द के अनुसार ईश्वर एक होता है। जो इस्लाम होते हैं, जो इस्लाम के लोग हैं, वो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की उपासना करते हैं, एकेश्वरवाद को मानते हैं वो। ठीक है, वो एकेश्वरवाद की उपासना करते हैं। अनेक, ठीक है, आगे कहता है नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करते हैं। तो कुरान जो है, जो क्या है, ये इस्लाम में एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है, जिसके माध्यम से कुरान में जो भी बातें लिखी गई हैं उन बातों पर अमल करते हैं इस्लाम को मानने वाले लोग। ठीक है, आगे कहता है, नेक्स्ट लाइन में कहता है सदाचार, दया और करुणा का जीवन बिताना इस्लाम की प्रमुख शिक्षा है। तो लोगों के साथ मेल मिलाप करना, दया करना, करुणा करना, सदाचार की भावना रखना, ये इस्लाम की जो है मुख्य शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कहता है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण लिखिए जिससे प्रथम युद्ध की शुरुआत होती है। तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड जो था ये क्या था, ये मित्र राष्ट्र था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में शामिल था। और जर्मनी किस में था, इस जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, धुरी राष्ट्र में शामिल था। तो लगातार जर्मनी पर जो है दबाव बना जा रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की जो नीति होती है, साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ होती है, साम्राज्यवाद मतलब दूसरे देशों पर अपना साम्राज्य फैलाना, तो जो साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ होती है वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है, क्योंकि इंग्लैंड भी धीरे धीरे करके अपने उपनिवेशों को बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये लगातार जो है ये नीति की वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है ये प्रारंभ हो जाता है। तो जर्मनी और इंग्लैंड दोनों अलग अलग गुटों में होते हैं, जिसकी वजह से
जो ये युद्ध स्टार्ट होता है, और इस युद्ध में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साल 1914 से 1918 के बीच में ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है, और इस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो है वो हार हो जाती है, और जर्मनी की जब हार हो जाती है प्यारे बच्चों, तो इस पर वायसराय की संधि जो है वो थोप दी जाती है, ठीक है, और जर्मनी पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था और वहाँ के जो भी लोगों के सपने होते हैं वो सब बुरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये वायसराय की संधि जो है ये जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जिसमें कहते हैं चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसके उत्तर को, चलते हैं इसके। ये यहाँ देखिए उत्तर दिया हुआ है, चाय के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें तापमान दिया हुआ है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय उत्पादन के लिए अधिक वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा जो है ये चिकनी और बुलाई मिट्टी जो है चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है, चिकनी मृदा होनी चाहिए। वितरण भारत में असम राज्य चाय उत्पादकों में अग्रणी है, सबसे ज़्यादा जो राज्य जहाँ चाय उत्पादन किया जाता है वो असम है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है ये दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। आगे है प्रश्न नंबर 15, कहता है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो वो कारक हमें बताने हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर पे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या चैप्टर से है। तो ये आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ कारण है, जैसे प्राकृतिक कारण दे रखे हैं और सामाजिक और आर्थिक कारण दे रखे हैं, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न जो दे रखा है प्रश्न नंबर 16 है, कहता है भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का जो है हमें स्पष्ट करना है। तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु जो है इसे हम गर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, गर्मी। तो गर्मी की जो ऋतु होती है आपको पता है वो अप्रैल से ही शुरू हो जाती है, अप्रैल से जून तक, ठीक है। ये गर्मी का मौसम है, और इसमें एक विशेष तरह की जो हम कह सकते हैं स्थानीय पवन, इसमें एक स्थानीय पवन चलती है जिसे नाम दिया जाता है स्थानीय पवन को, एक स्थानीय पवन चलती है जिसको नाम दिया जाता है लू, ठीक है। तो बेसिकली उत्तर भारत में चलने वाली स्थानीय पवन जो है लू है, और ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये अप्रैल से जून में शुरू हो जाती है। इसको एक और नाम दिया जाता है गर्मी, तो हम जैसे गर्मी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में हम जो है आपको पता है कि इससे बचने के लिए लोग जो है वो हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें लिक्विड, तरल नहीं बोलेंगे उसको, लिक्विड बोलेंगे। लिक्विड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पीते हैं, जिसमें हम जूस हो गया है और ऐसी कई सारी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हम लू से बच सके, क्योंकि ये सबसे खतरनाक होती है, ये इसके प्रभाव में आने से व्यक्ति बीमार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 17, कहता है भारत में कटीले वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कटीले वनों के बारे में देखते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका उत्तर आप, कटीले वन, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कटीले वन क्या, कटीली झाड़ियाँ होती है ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन कम घने होते हैं और इन वनों की जड़ें जल को संरक्षण करती है, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया उत्तर कटीले वनों पर आधारित प्रश्न होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है प्रश्न नंबर 18, इसमें कहता है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों की व्याख्या करनी है। तो देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, अगर हम इसकी आपातकालीन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। तो हम इसे 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं आपातकालीन शक्तियों को। एक होता है अनुच्छेद हमारा 352, ठीक है, एक होता है अनुच्छेद 356 और एक होता है अनुच्छेद 300
60। ठीक है, तो जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में किसी दूसरे देश का युद्ध होने वाला है या किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया है, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ताकि ये जो है युद्ध के लिए देश तैयार हो सके। इसके बाद एक होता है आर्टिकल 356, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब कभी ऐसा लगता है कि देश के अंदर गृह युद्ध चल गया है या किसी राज्य की सरकार जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चल पाने में विफल हो गई है, तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 360 जो है इसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। जब कभी देश में आर्थिक हालत ख़राब हो जाए या देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, देश कंगाल होने के कगार पर आ जाए, तो ये आर्टिकल 360 वित्तीय आपात तब लगाया जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कभी हमारे देश में हुआ नहीं कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल राष्ट्रपति के माध्यम से किया गया हो। ठीक है, तो 360 आर्टिकल का इस्तेमाल अभी तक राष्ट्रपति ने अपनी आपातकालीन शक्तियों में नहीं किया। ठीक है, बाकी इन दोनों का इस्तेमाल राष्ट्रपति के माध्यम से समय समय पर पहले भी इतिहास में किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही राष्ट्रपति की आपात शक्तियों में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न जो है बोला गया है, समानता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है, कोई 4 कारण स्पष्ट किए। देखिए समानता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि समानता जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आती है। ठीक है, इसे हम कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे विधि की समानता हम कह सकते हैं, विधि की समानता। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं किसकी, विधि की समानता के अलावा अगर हम बात करते हैं तो और क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हो जाएगा हमारा अवसर की समानता। अवसर की, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, समानता, अवसर की समानता। ठीक है, और अगर हम बात करें अवसर की समानता के बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आएगा, जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसका विरोध करना। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट होगा वो हमारा होता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये कौन सा होता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, जिसे हम छुआछूत भी बोलते हैं कि छुआछूत को ख़त्म करना। तो ये 4 पॉइंट जो हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा पॉइंट है अस्पृश्यता का अंत। इसका अंत मतलब कि भाई अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रंग, मूल वंश के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो वो भी एक दंडनीय अपराध है। तो ये हमारी समानता के कुछ संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, विधि की समानता का मतलब होता है कानूनी समानता, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। अवसर की समानता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वो व्यक्ति अपनी शिक्षा और अपनी नौकरी के लिए अवसर बराबर पा सके। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर नंबर 19। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 20 कहता है राजनीतिक दलों के 4 कार्यों की व्याख्या करनी है हमें। तो देखते हैं इसके उत्तर को, चलते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ है, देख सकते हैं आपका इसका उत्तर है राजनीतिक दलों के कार्य, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न दे रखा है, कहते प्रश्न नंबर 21 में प्रधानमंत्री के किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को हमें बताना है, तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, ये उसके कार्य भी हैं क्या। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ समझौते और संधियाँ करता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य भी हैं और ये उसकी शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रधानमंत्री की ये पावर्स हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं अगले अपने प्रश्न। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कहता है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हमसे 4 नंबर का पूछा गया है। चलते हैं इसके उत्तर पे, देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से अंतर स्पष्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे राजनीतिक दलों के बारे में और दबाव समूह के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है
प्रश्न नंबर 23 है, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार पर्यावरण का रक्षण करती है। ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार पर्यावरण का रक्षण करती है, तो देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या आता है, बढ़ती हुई जनसंख्या से एक तो भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, भूमि जो है ये क्या होता है, ये प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या होती है, पर्यावरण को मतलब वनों को जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही वनों का क्या होगा, कटाव होगा। ठीक है, और जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। ठीक है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, वनों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जाता है ताकि वहाँ पर खेती की जा सके और उद्योगों को लगाया जा सके। जैसे जल प्रदूषण होता है, कारखानों का जो है धुआं, कारखानों का कचरा, वो सब क्या होता है, वो जल में डाल दिया जाता है और पर्यावरण को, ना केवल पर्यावरण को बल्कि जल में रहने वाले जो जलीय जीव है उनको भी हानि पहुँचाई जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट होते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार प्रभावित कर रहे हैं, और हमारा पर्यावरण लगातार जो है वो दूषित होता जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 24 कहता है औद्योगिक क्रांति के समय महिलाओं की दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके उत्तर को देख लेते हैं हम, चलते हैं इसके उत्तर पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं उत्तर दिया गया है हमें, ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, तो महिलाओं के पॉइंट दिए गए हैं, किस तरीके से दशा जो थी महिलाओं की थी औद्योगिक क्रांति के समय में, तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको अपने उत्तर भी इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखने हैं, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने में उत्तर जो आप लिखते हो उससे जो चेकर होता है उसको पेपर चेक करने में आसानी हो जाती है। पैराग्राफ के मुकाबले पॉइंट्स में उत्तर लिखना काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 25 कहता है 1947 के भारत विभाजन के किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। 1947 में जो भारत विभाजन हुआ था उसके कोई 5 कारक क्या थे। देखिए, सबसे पहला जो था वो था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो। ठीक है, अंग्रेज़ों की ये नीति थी। ठीक है, दूसरा जो कारण था वो क्या था, वो था मुस्लिम लीग का क्या होना, सांप्रदायिक होना। ठीक है, मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक होना। ठीक है, तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था साल 1909 का, 1909 में जो मॉर्ले मिंटो एक्ट बना था, मॉर्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, साल 1920 में जो मॉर्ले मिंटो एक्ट बना था, उस मॉर्ले मिंटो एक्ट, ये मॉर्ले है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो एक्ट जो बना था, उस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स को प्रत्येक निर्वाचन का जो है एक अधिकार दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के दिमाग में ये बात डाली गई कि भाई अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो आपका यहाँ पर मुस्लिम्स के अधिकारों को जो है वो आरक्षित अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है भारत विभाजन हुआ। हालांकि भारत विभाजन को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी फाइनली जो है अंग्रेज़ अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और भारत का विभाजन हो गया, जिसमें पाकिस्तान जो है हमारे देश से टूटकर अलग हो गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 में क्या आता है, नगर निगम के कार्यों की व्याख्या करनी है। तो इसके आंसर को देख लेते हैं हम, चलते हैं इसके। तो यहाँ देख रहे हैं आप, नगर निगम कार्य हैं, कूड़ा करकट का निपटारा करना है, रोशनी की व्यवस्था करना है गलियों में, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना है, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना है और जल की आपूर्ति करना है, साफ़ और सुरक्षित जल की आपूर्ति करना है। तो ये क्या है, ये नगर निगम के कार्य हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न हमसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 27 में जनमत निर्माण करने वाले अभिकरणों की भूमिका की का जो है वर्णन करना है। तो इसके उत्तर को भी देख लेते हैं हम, चलते हैं इसके। तो यहाँ आपको उत्तर दिया गया है, जनमत निर्माण करने वाली 4 एजेंसियों का वर्णन करना है। तो देखिए, जब प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राजनीतिक दल हैं और शिक्षा संस्थाएं हैं। ये कहीं ना कहीं ये जनमत का निर्माण करने वाली एजेंसियाँ होती हैं जो लोगों को अवेयर करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। सरकार के अच्छे कामों के बारे में भी हमें इन्हीं के माध्यम से पता लगता है और सरकार के बुरे कामों के माध्यम से के बारे में भी हमें इन्हीं के माध्यम से पता चलता है। तो लोगों को समय समय पर जो है अवेयर करने का काम इन्हीं 4 एजेंसियों का होता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अब प्रश्न नंबर है हमें 28 दिया गया है, ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको एक मैप दिया गया है। यहाँ मैप देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ में मैप दिया गया है। तो इस यहाँ पर आपको 4 जो हैं ये दिए गए हैं, जैसे अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य नीलगिरी श्रृंखला, सतलुज रिवर और हल्दिया समुद्री पत्तन। ठीक है, ये आपको भरना है। तो आप देख पा रहे हैं, तो इनको भरना है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य, तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है ये हमारा केरल, ये हमारा कर्नाटक है। तो ये क्या है, ये कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये क्या है, ये अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। और ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो इधर से है, ये क्या है, ये एक नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, इसको हम लिख देंगे नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, नीलगिरी श्रृंखला। इसके बाद आपसे पूछा गया सतलुज रिवर। तो देखिए सतलुज रिवर जो है वो यहाँ से बहती है, पंजाब से निकलती है, और यहाँ जो एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं सिंधु रिवर, उसमें मिल जाती है। तो ये सतलुज नदी हो गई है, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, और इसके बाद हमसे पूछा गया है हल्दिया समुद्री पत्तन। देखिए हल्दिया कहाँ पर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है हमारा, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्या है हमारा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल्दिया समुद्री पत्तन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चारों चीज़ें अपने मैप में भर ली है। ठीक है, मैप के रिगार्डिंग और भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मेरे चैनल का नाम मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मेरे चैनल है अरविंद बिडलान क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10th क्लास की बहुत सारी मैप की जो है वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इन्हीं मैप से संबंधित जो है 4 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैंने वीडियोस बनाई हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ ये प्रश्न भी हमारे फिनिश होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू।